Good morning students, I welcome you all to NS Enlights 29th of August morning class। इस क्लास में हम डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हम पेपर 1 के लिए कौन सा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, चलिए देखते हैं। सो द क्वेश्चन वुड बी लाइक, ये हमारा 75th इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे जाके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आपके लिए लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ही लिखना है, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इवेल्युएट वेदर ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन डीलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन इट्स विच इज़ पॉवर्टी। ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन है अपना, ये लिखना है 250 वर्ड्स में। आपको भी 250 वर्ड्स में लिखना है। और इसका बेसिस क्या होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन ने हमको हेल्प किया है पॉवर्टी को रिमूव करने में या नहीं, हमें उसके लिए पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। सो इसके लिए कीवर्ड्स हम लिखेंगे द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स अस। अब क्वेश्चन क्या क्या डिमांड करता है वो मैं आपको बताऊंगी। हाउ फार globalization and the resultant impact on economy and society has helped us in dealing with the problem in poverty, whether globalization has helped in mitigating मतलब ख़त्म करना the issue और accentuating it, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है वो पावर्टी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है इंडिया में। तो ये स्पेशली आपको बताना है। ये इन पॉइंट्स पे बेस होके ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। इवेल्युएट हम करेंगे, इसमें कैसे करेंगे? When you are asked to evaluate, you have to pass a sound judgment about the truth of a given statement in the question or topic based on evidences, right? हमें अपने जो टॉपिक हम देंगे, जो एग्जाम्पल हम देंगे, वो एविडेंस के साथ हम देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं अगर उसमें एग्जाम्पल आप देते हैं तो ज़्यादा जस्टिफाई कर पाते हैं आप उस क्वेश्चन को, उस पॉइंट को, राइट। So you have to appraise the worth of the statements in the question. There is a scope for forming a personal opinion here. Okay. आप अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। आप के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, सही है इंडिया के लिए या नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली? ग्लोबलाइजेशन होता है ट्रेड लेवल पे ऑल ऑफ द वर्ल्ड हम पूरा यूनाइट हो जाएं और हमारा जितना भी ट्रेड है, जितनी भी कम्युनिकेशन है, पूरे वर्ल्ड से हम एक साथ कंटिन्यू कर पाए, राइट। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप ग्लोबलाइजेशन को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, हम कोई भी अपना कम्युनिकेशन विद इन सेकेंड्स हम कर सकते हैं, तो ये अच्छा है, राइट। और यही ग्लोबलाइजेशन हमको हमारे ट्रेड में, जैसे अब चाइना वाला ट्रेड, आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि चाइना ने क्या किया है। चाइना ने हमारे डंपिंग कर देता है। चाइना पूरे वर्ल्ड में उसका यही फोकस है, डंपिंग करना। देखो, डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंप का मतलब होता है एकदम से फेंक देना। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे, कि वहाँ का जो लोकल मार्केट है वो लोकल मार्केट बर्बाद हो जाए, वो उसका वो सपोज इंडिया का जैसे लोकल मार्केट है, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि उनके दाम ऑलरेडी जो चाइनीज़ गुड्स हैं वो इतने कम हो जाते हैं कि इंडियन जो गुड्स है उनके दाम हमारे खुद की मार्केट है उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, राइट। सो हम ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे लिखेंगे, नुकसान लिखेंगे, ठीक है, और टॉपिक से बेस्ड हम उसके एविडेंस भी लिखेंगे। तो ये आपको करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, आंसर का स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन हम कर देंगे। डिस्कस द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन सीन इन द स्फेयर ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हमारा ग्लोबलाइजेशन, LPG हमारा कब हुआ था? आप इसका थोड़ा सा बेस लिखेंगे। इकोनॉमी और लिबरलाइजेशन क्यों लाया गया इंडिया में, ये थोड़ा लिखेंगे। इसके लिए आपको इकोनॉमी का थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। देखो, कल हम इकोनॉमी का, मैंने आपसे पूछा कि आपको इकोनॉमी किसका बेस्ट है सब्जेक्ट। बहुत स्टूडेंट बोले कि हम तो बिल्कुल नए हैं इकोनॉमी के लिए, राइट। तो आपके लिए जनरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप कोशिश करेंगे इसको लिखने का, कि हम आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है वो कितना आप कर पाते हैं किसी टॉपिक के लिए। ये आपको जजमेंट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग इन द सेंस कि कोई टॉपिक लिया, सपोज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का हम ऐसे लिखेंगे, उसका हम हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है। क्या इसका हिस्ट्री है जी? देखो, हिस्ट्री इन द सेंस कि ग्लोबलाइजेशन आज से ही नहीं हुआ है, ये कोई मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी हमारा कोई टॉपिक नहीं है। ये एंशियंट इंडिया से हम कह सकते हैं, एंशियंट वर्ल्ड से, एंशियंट हिस्ट्री में आपका मिलता है आपको ग्लोबलाइजेशन। आप याद कीजिए सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था जी? सिल्क रूट ग्लोबलाइजेशन ही तो था, पूरे वर्ल्ड को ट्रेड के थ्रू मिला देना, यही तो ग्लोबलाइजेशन। और ये हमारे एंशियंट इंडिया में भी आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कौन कौन से चाइनीज ट्रेडर्स आए यहाँ पे? फाइयान आए, हिंसंग आए, उसके बाद इब्न बतूता, कितने सारे फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए। वो क्या करते थे? कहीं ना कहीं से इंडिया का गुडविल बाहर ही तो जा रहा था ना। इंडिया का जो गुडविल है, जो हमने
जो बेस्ट पार्ट है इंडिया का वो बाहर जा रहा था, और बाहर का जो बेस्ट है, जो रोमन्स आए, जो हमारे यहाँ पे अरेबियंस आए, वो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ उनका जो पार्ट था वो हमने बेस्ट उनसे लिया। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना। तो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है कि दुनिया में इतने सारे इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए, ठीक है। सो ये हम इसका हिस्ट्री लिख देंगे। हिस्ट्री के बाद हम इसका देखेंगे इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, आज इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, आज इसका कौन सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमसे जुड़ा हुआ है। तो जितने भी स्फेयर्स आपको याद आए ना इस ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आप लिखेंगे, चाहे वो कितना ही कचरा क्यों ना हो, आप एक बार उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप अच्छा लिख रहे हैं बुरा लिख रहे हैं, राइट। सो इकोनॉमी विच हैज हैड सेवरल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग ऑन पॉवर्टी, राइट। तो पॉवर्टी से रिलेटेड हम लिबरलाइजेशन कैसे हमें हेल्प करा या नहीं करा, तो वो हम इसमें लिखेंगे। बॉडी पार्ट में आ जाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, मेंशन दैट इंडिया वाज मेन पावर mover of globalization. The government of India made major modifications in its economic policy in 1991, वही हम LPG की बात कर रहे हैं, by which it allowed direct foreign investments in the country. मतलब कि बाहर की कंपनी जी आइए हमारे यहाँ, हमारा हरासमेंट आप कीजिए, हम रेडी हैं उसके लिए, राइट। तो ये मीनिंग है इसका, कहने का मतलब है कि बाहर की कंपनीज जो भी है आप इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ पे आप अपना जॉब जनरेट कर सकते हैं, अपना जो हमारा लेबर होगा तो उसके लिए जो स्किलफुल लेबर उनके लिए स्किल के उनके लिए वर्क मिलेगा। MNCs का जो कॉन्सेप्ट है मेनली वो इंडिया में इस टाइम पे आया। एज अ रिजल्ट दिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री अकर्ड एट लार्ज स्केल, मतलब इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होने लगा इंडिया में बाय द टाइम जब हमारा LPG आया। डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। देखो अब इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे रेगुलर आंसर देते, राइट, उन्होंने बहुत बोला मैम आपका ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हैं आजकल अपने टॉपिक्स को ले, पहले कुछ भी समझ नहीं आता था। तो इसी लाइन में मेरा एक ये छोटा सा कोशिश है कि मैं आपको और सिखाऊं कि कैसे सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में, राइट। सो आज हम ग्लोबलाइजेशन को पकड़ेंगे और ऐसा पकड़ेंगे इसको जाने नहीं देंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, 11th क्लास की जो इकोनॉमी का बुक है ना, इकोनॉमी 11th क्लास इकोनॉमी याद है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से, उस बुक में इवन वेरा पहला या दूसरा चैप्टर है, उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन का बहुत अच्छे से डेफिनेशन भी है, सब है, LPG बताया गया है, रिफॉर्म्स बताए गए, सब है उसमें, वो पढ़िए आप पहले जाके, फिर थोड़ा सा आपको समझ आएगा। ग्लोबलाइजेशन पे 1-2 आर्टिकल पढ़िए, फिर आप इसके बारे में लिखिए कि पॉवर्टी के लिए इंडिया में ये फायदा किया है या नुकसान किया है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स अपने आप से लिखेंगे। क्रिएशन ऑफ जॉब्स थ्रू अ ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर ड्यू टू द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। इन लिबरलाइजेशन मतलब कि बाहर की जो कंपनीज है जी आप आइए, आप यहाँ पे आसानी से आ सकती हैं और अपनी कंपनीज यहाँ पे डेवलप कर सकती हैं, यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती हैं। आप चाइना को देखिए, चाइना में सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही रह सकती हैं, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वो दूसरी कंपनीज का काम ले लेंगे कि आप हमसे काम करवाइए, हम आपका सस्ते में जो प्रोडक्ट है वो हम बना के आपको देंगे, बट यहाँ पे आपको मार्केट नहीं करने देंगे, ठीक है। हमारी कंट्री में सिर्फ हमारी कंपनी चलेगी, राइट। सो ये उनका पॉलिसी है। हमारा पॉलिसी क्या था जी, बाहर की कंपनी आप बस आ जाइए, किसी तरह आप आ जाइए और जो करना है आपको करिए, हम पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे, हम बस आपका जो क्लीनिंग वाला काम होता है ना वो हम करेंगे, बाकी सब टेक्नोलॉजिकल काम तो आपका है, हम सब उसमें साफ सफाई वाला काम हम रख लेंगे, आप बस उसमें जो मेन काम है जी हेड आप होंगे, हम बस आपके जैसे हम आज तक गुलाम चले आ रहे हैं वैसे हम आगे आपके गुलाम रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी इंडिया का है, ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी कहलाता है। India has become a consumer-oriented market where the changes are brought by the demand and supply forces, right? So हमारा जो consumer-oriented market हो गया है, मतलब consumer का जैसे demand होता है वैसे ही product आ जाते हैं, right? And supply forces, due to the high demand and the supply chains, there has been a significant growth in the market. अब growth कब होगा, जब demand ज़्यादा होगा, demand और supply का पता है ना, बहुत बेसिक सा फंडा। जब आपका देखो कोई भी चीज़ है, सपोज गोल्ड है, गोल्ड का जब डिमांड हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ता है तो उसका डिमांड तो क्या होगा, और सप्लाई जब उसका कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो इसका दाम है गोल्ड का वो दाम बढ़ेगा, राइट। जो प्राइजेज वो इंक्रीज हो जाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। तो ये देखो, तो हमारा गोल्ड जब एक चीज़ का डिमांड इतना होता है और सपोज किसी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और डिमांड उसका कम होता है, अब देखो जैसे आलू का हम क्या करेंगे, पोटैटोज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा डंप हो गया मार्केट में, एकदम सड़क पे पड़े मिल रहे हैं आपको आलू,
तो क्या होगा, उस आलू का प्राइस इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, 1 रुपए के 10 किलो, राइट, 1 रुपए के 10 किलो, तो कितना सस्ता आलू हो गया है, राइट। तो वो उसका एक्सट्रीम जो होता है, तब ये उल्टा हो जाता है, मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम होगा, तो मतलब ये आप समझ जाइए फिर, ठीक है। So, as such, more and more job opportunities are being created in different sectors. तो job different sector में create होने लगी, क्योंकि भाई बाहर की कंपनियां आने लगी. This has increased the per capita income considerably, by which has improved the poverty level to a great extent. Technological changes taking place due to globalization, gender equality in access to working opportunities, which has positively impacted females, etc. ये देखो जी, अगर हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, ग्लोबलाइजेशन आएगा, जॉब्स आएंगी तो हर जगह की सिचुएशन इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी। हमें पहले हम 2 GB का लैपटॉप हमें काम चल जाता था, अब काम बढ़ गया तो हम 8 GB का लैपटॉप लेके काम करेंगे। मतलब कहने का है कि हमारा जो भी नीड्स है, अगर हमारे पास जॉब्स होगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ऑफकोर्स सोसाइटी की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इकोनॉमी अगर अच्छी होती जाए, आप अगर डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचें ना, तो इकोनॉमी हर चीज़ का रीज़न होता है। तो इकोनॉमी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और किसी भी स्फेयर के लिए, चाहे सोसाइटी का कोई भी आप जो है डोमेन उठा के देख लें, इकोनॉमी उसमें हर तरह से इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राइट। सो फीमेल्स का पोजीशन, ऑफकोर्स फीमेल्स अगर जॉब मिलेगी उनको तो फीमेल्स का सिचुएशन भी इम्प्रूव होगा, नो डाउट। डिस्कस इश्यूज which have led to worsening of poverty, issues such as MSP, under a dispute of WPO, the problem of jobless growth, or greater incorporation of technology which was ill suited for Indian labor market, etc. मतलब हमारा पॉवर्टी के लिए किस तरह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, WPO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, और ये देखिए, तो हमारा जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, हमारा ग्रेटर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच वॉज इल सूटेड फॉर इंडियन लेबर मार्केट। देखो, अब कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई यूएस के लेबर के लिए, ठीक है, वो अब ज़रूरी नहीं है वो इंडिया में भी ऐसे ही सेट सूटेबल हो इंडिया के लेबरर्स के लिए, राइट। तो वो हमारी गरीबी को बढ़ा रहा है कि मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी यूएसए के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। और कंक्लूजन के पार्ट में हम लिख देंगे, गिव योर व्यू ऑन वेदर ग्लोबलाइजेशन हैज़ रियली हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हाउ शुड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बी इम्प्रूव्ड, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, हमारी पॉवर्टी के लिए वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये सब आपको सोच के सब आपके ऊपर डिपेंड है। और मैंने आपको पूरा बेसिस बता दिया है, कैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। आप जाइए, मैंने बुक्स भी रेफर आपको बता दी है, वहाँ से पढ़िए इसको, तो वहाँ से आपको अच्छे से रेफरेंस मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखेंगे आज, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखिए, बिना टारगेट के आप लोग काम नहीं करेंगे, ये हमको भी पता है, तो मैं टारगेट आपको रेगुलर दे रही हूँ, राइट। सो आप प्लीज गो एंड राइट अ आंसर, राइट। और अभी सुबह मॉर्निंग 11 बजे हमारा करंट अफेयर तो होता ही है रेगुलर, आप उसको ज्वाइन कीजिए, तब तक फिर इसके बारे में डिस्कशन वहाँ पे भी होगा। देन इवनिंग में हमारा आज कैग होगा जी 148 आर्टिकल, सो आप इसको ज़रूर पढ़ के आएंगे, पहले से ही कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर बोलेंगे मैम हम को टॉपिक नहीं पढ़ पाए तो हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन ना हो। तो बेटर है आप पहले ही, मैंने आपको शेड्यूल दिया है पूरा वीकली, आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर होके आए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।